नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मानव अधिकार का हनन, समाज के लिए खतरे की घंटी। फैजान शेख को कानून के सभी चीजों को ताक पे रखते हुए 26 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा। ये क्या है मामला, कब का है मामला और क्या क्या चीजें हुई, इस पर हम जानेंगे, समझेंगे पूरी घटना के बारे में और मिलेंगे, बात करेंगे फैजान शेख से। तो चलिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या है मामला। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर, ये जो मामला आपके साथ में हुआ है, ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्या-क्या आपके पास में प्रूफ है? इसकी थोड़ी जानकारी हमको बारीकी से दीजिएगा। ये 1 साल पुराना मैटर है। 1 साल पहले झगड़ा हुआ था और पुलिस वालों ने 1 साल बाद मुझे उठाया। 1 साल के बाद आपको उठाया? हाँ। मतलब कुछ नोटिस वगैरह दिया गया कि ऐसे ही? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिए। ये क्या हुआ, 21 मई को 2024 पे झगड़ा हुआ था और उस टाइम पे पंकज देशमुख जिला अध्यक्ष थे शिवसेना के, उनके बर्थडे में मैं गया हुआ था, पूरा दिन घर पे ही नहीं था। तो वो आप बर्थडे पे गए थे, तो बर्थडे पे फोटो वगैरह हाँ, कुछ होगा ना फोटो आपका? वीडियो मेरे पास सब में है। अच्छा, अच्छा। यहाँ तक कि मैं रात में जिस टाइम पे घर पे गया, उसका भी सीसीटीवी मेरे पास में है। अच्छा। वो मैंने निकाला था क्योंकि मुझे इतना अंदाजा भी नहीं था, लेकिन मैं दोस्त के दुकान पे गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ओके। हाँ, और जिस टाइम पे मैं वहाँ पहुँचा ऑलरेडी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। जाके मैंने देखा क्या हुआ, कैसे है? तो मैंने कहा क्यों पुलिस मौजूद है? वहाँ पे पता चला कि ऐसे-ऐसे झगड़ा हुआ है करके। ओके। उसके बाद में पुलिस वाले घर पे चले गए तो मैं भी घर पे आ गया। फिर 4-5 दिन के बाद मुझे तब तक पता नहीं था कि वहाँ पे मेरे ऊपर भी गुनाह दाखिल है। अच्छा, आपको मालूम नहीं था? मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। और मालूम कब पड़ा आपको? मालूम मुझे लगभग 4-5 दिन के बाद में मालूम पड़ा, जब 2 लोग सामने वाले कोर्ट में जमानत के लिए गए। अच्छा। उन्होंने एफआईआर निकाले, तो उन्होंने बताया मुझे कि फैजन तुम्हारा भी नाम है करके एफआईआर में। ये किसने बताया आपको? ये शब्बीर ने और जमशेद ने बताया, जो जमानत के लिए गए थे। अच्छा। हाँ, जब मैं बोला, मैंने कहा मेरा नाम क्यों है? मैंने कहा कोई और भी हो सकता है फैजान, एक नाम से तो बहुत लोग रहते हैं, कोई जरूरी मतलब नहीं आपने मेरा। उस पे ज्यादा ध्यान सीरियस नहीं दिया क्योंकि जब मैं पूरा दिन घर पे था ही नहीं, वो एरिया में भी नहीं था, तो मैं इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, तुम जाने दो, अगर हो सकता कोई और भी फैजान हो सकता है, ठीक है। गलती भी होता है, आदमी से डाल देता है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस की एंट्री कब हुई? पुलिस की एंट्री कब हुई है? पुलिस की एंट्री तो लगभग 10-15 दिन के बाद में मुझे कॉल आया। अच्छा, मतलब आपको पता 4-5 दिन के बाद चला कि हाँ, आपके नाम से भी है, हाँ, लेकिन आपने सीरियस नहीं लिया। नहीं लिया। पुलिस की एंट्री 10 से 15 दिन के बाद होती है? हाँ, लगभग। ओके, लगभग। हाँ, तो मुझे फोन किया पीएसआई महावीर कामले ने। अच्छा। हाँ, उन्होंने फोन किए, फोन करके बोला कि फैजन तुमको पुलिस स्टेशन आना है। तो मैं गया। जाने के बाद उनको मिला, उन्होंने पूछे मुझे कि रिचर्ड में जो झगड़ा हुआ था उसमें क्या हुआ था, तुम्हारा नाम है उसमें? तो मैंने उनको बोला कि मेरा वो झगड़े से कोई लेना देना नहीं है और मैं वो झगड़े में था नहीं वहाँ पे। और उस टाइम पे मैं पंकज देशमुख के बर्थडे में था और कल्याणी मैडम के साथ में था। पूरा दिन ही मैं घर पे नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास उसका फोटो वीडियो भी जो चाहिए आपको मिल जाएगा, मैं एविडेंस आपको दे दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोले कि ठीक है, आपका जो भी फोटो वीडियो एविडेंस है वो मुझे दे दो और जो भी इन्वेस्टिगेशन रहेगा मैं इन्वेस्टिगेशन करके और तुम्हारा नाम निकाल दूंगा करके। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको पेन ड्राइव में करके एक दे देता हूँ और देने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन करो और मेरा नाम निकालो, क्योंकि मेरा नाम एफआईआर में झूठा नाम डाला गया है। तो ये मतलब कि बात होने के बाद हाँ, फिर आपको दोबारा कब बुलाया गया पुलिस को? जैसे फिर मुझे बुलाया ही नहीं गया। मैंने पेन ड्राइव उनको दूसरे दिन मैंने पेन ड्राइव दे दिया। अच्छा, फोटो वीडियो जो भी था ये सब। आप वहाँ पुलिस चौकी में जाकर दिए हो कि घर पे कहीं रास्ते में? नहीं, धानोबाग का जो बीट चौकी है, हाँ। वहां पर जाकर के दिया। अच्छा। और वो भी मेरे दोस्त ने जाके दिया था, उनके हाथ मैंने भेजा था, सादाब राइल ने। अच्छा। उन्होंने जाके दिया। उन्होंने मेरे को सामने से फोन करके बोले भी, क्योंकि वो पेन ड्राइव जो मैंने लिया था ये 64 जीबी का पेन ड्राइव था वो। उन्होंने बोले फोन करके मुझे सामने कि इतना ज्यादा क्यों ले लिए, कोई छोटा 4-6 जीबी का लेके आ जाते, या फिर तुम दूसरा लेके आओ, लेके चला रहे इतना बड़ा, मैं क्या करूँगा? तो बोला नहीं सर चलेगा, कोई बात नहीं, आप रखो, वो मैं दूसरा ले लूंगा, मुझे लगेगा तो। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने जब मेरे को बोले तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आप मुझे बताओ कब आना है मेरे को और क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको फोन करूंगा अच्छा। कि आपका जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, आपको अगर जमानत लेना रहेगा तो जमानत लेने बोलूंगा, नोटिस देना रहेगा तो नोटिस दूंगा। तो उन्होंने मुझे कोई फोन नहीं किया, बल्कि मैंने 3-4 दिन के बाद, मैंने समझो 15-20 दिन तक 2 दिन छोड़ दिन के जैसे जैसे मेरा हिसाब, मैंने अपने हिसाब से यानी फोन कि किया उनको। पहला उनका कॉल आता है 10 से 15 दिन के बाद, हाँ, फिर उसके बाद और 15 दिन टल जाता है। टल जाता है, लेकिन वो मुझे फोन नहीं करते। अच्छा। मैं उनको सामने से फोन करके पूछता हूँ, बोले चालू है होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किए ठीक है। प्रूफ देने के बाद भी।
फिर उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। मैंने जब ये कुछ नहीं कर रहे तो फिर मैं क्या अब करूँ? मुझे आप ये बताइए पॉइंट की बात कि आपको पुलिस चौकी में जो 26 घंटा बैठा है, ये कब कब हुआ? ये 1 साल के बाद हुआ। क्या बोलते हैं, 21 मई 2024 को झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे उठाए 2 मई 2025 को। अच्छा, 1 साल के बाद पूरा आपको 1 साल उठाए। के बाद, ये हाँ। घर से उठाए या फ़ोन करके बुलाए? घर से उठाए, मुझे फ़ोन नहीं किए, कोई हाँ, नोटिस नहीं दिए, जबकि मैं पुलिस स्टेशन उसके 1 दिन पहले जाके आया हूँ। अच्छा। उसके पहले भी 3 दिन पहले भी जाके आया, मतलब कई बार मैं मेरा मतलब समाज पुलिस सेवक हूँ, स्टेशन में आपका आना-जाना था तब उन्होंने कुछ किया नहीं? किया नहीं। अच्छा, ये अचानक से ना घर पे आके उठा के लेके जाना। लेके जाना। ओके, तो मैं घर पे वो टाइम पे भी मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा था किसी के काम से, क्योंकि मुझे फ़ोन आया था, किसी के काम से जा रहा था, लेकिन तब तक मेरे घर पे पहुँच गए वो लोग। अच्छा, घर पे पहुँचे, सिविल ड्रेस में थे। मैंने पूछा उनको, तो बोले पुलिस। मैं बोला क्या हो गया सर? तो बोले आपको साहब ने बुलाया है, और कौन से साहब ने बुलाया? भोपले साहब। भोपले तो साहब। मैंने उनको पूछा कौन से साहब? तो भोपले साहब उन्होंने बोले। मैं बोला क्या हो गया, ऐसा पर्सनली बुलाए? तो बोलने लगे कुछ काम है करके इसके लिए आपको बुलाया। मैंने कहा वैसे तो फोन करके भी बुला सकते हैं, पुलिस हुँ। स्टेशन में सबके पास लगभग सभी के नंबर है, अच्छा, आपका नंबर पुलिस स्टेशन में लगभग लगभग सबके सबके पास पास में में, है। हाँ। ओके, तो कॉल नहीं पर्सनल, किया, डायरेक्ट आपके घर हाँ, पे। अगर बुलाएंगे पर्सनल कुछ काम रहेगा या किसी के रिलेटेड कुछ काम रहेगा तो मुझे फोन करके बुलाएंगे। आप डायरेक्ट घर पे आने का क्या मतलब बनता है? आप ट्रैक करके मेरे को डायरेक्ट नंबर से आ रहे हो। हुँ, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं चला गया उनके साथ में। मेरी बाइक पे दत्तात्रेय सिंधे बैठा, जो कि वो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ा। मैंने बीच में भी सैफ खान न्यूज़ लगाया था, वहाँ पे भी मैंने बताया उनको अच्छा। कि वो पुलिस वाला नहीं है, जबकि उसने मेरे को आके बोला कि पुलिस है। कौन-कौन किसकी बात कर रहे थे पुलिस वाले? दत्तात्रेय सिंधे। ये जो आपको लेने आए थे, हाँ, वो लेने आए थे पुलिस वाले नहीं थे? पुलिस वाला नहीं है, उसमें अब एक पुलिस वाला है और एक विदाउट पुलिस वाला है। अच्छा, एक पुलिस वाले थे और एक बगैर पुलिस वाले थे। हाँ, अब मतलब उन्होंने दोनों ने मेरे को आके बोले कि पुलिस है। और जब मेरे को बाद में मालूम पड़ा तो मालूम पड़ता है कि वो पुलिस वाला है ही नहीं, और उसको पर्सनली डिटेक्शन वालों ने रखे हुए पुलिस स्टेशन में। तो अच्छा, एक मिनट। यहाँ आप एक पॉइंट की बात आप देखिए कि जिस तरह से इन्हें सिविल ड्रेस में इनके घर पे जाना, यानी एक पुलिसकर्मी और एक बेगर पुलिसकर्मी, यानी कि ये पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी के अंदर में ये झोल झाल चल रहा है कि किसी को भी पुलिस बना के लेके जा रहे हैं और लोगों को उठा के ला रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पॉइंट को आप नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। फिर आगे बताइए। आगे फिर लेके आ गए मुझे पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में मुझे भोपले साहब मिले। हम्म। उन्होंने डायरेक्ट मुझे कुछ पूछे नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सबसे पहले मेरा घड़ी, वॉच, मोबाइल वगैरह जमा करा दी। बोले सब जमा करो। मगर बेगर कोई बातचीत की है बस ऐसी? बिना कोई बातचीत किए जमा कर दिए। उसके बाद मेरे को पूछे हम्म, कि वो रिचर्ड के झगड़े में क्या हुआ था। मैं बोला सर कौन सा झगड़ा रिचर्ड का? बोले वो 1 साल पहले। मैंने उनको भी वही जवाब दिया जो मैंने महावीर कामले साहब को दिया था कि मेरा वो झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, हम्म, और मैं वहां पे था ही नहीं। हम्म। तो मैं उसमें आपको क्या जवाब दूं जब मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा अगर आपको चाहिए तो मैंने उनको एविडेंस दिया था वो टाइम पे, मेरे पास अभी भी है, फोटो वीडियो जो भी है मैं आपको भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। उन्होंने मेरा मोबाइल लिए, मेरा मोबाइल का लॉक खुलवाए और मेरा मोबाइल पूरा चेक किया। क्या चेक किया वो उनको ही पता रहेगा, मुझे नहीं पता। चेक करने के बाद मुझे अंदर बैठा दिए। यानी बोले कि एक कोई ना कोई बड़ी साजिश थी आपके खिलाफ। हाँ जो भी है। अब मुझे बैठा दिया अंदर। बैठाने के बाद में मैंने बोला कि सर मुझे कब छोड़ेंगे? तो बोलते कि तुमको अभी नहीं छोड़ेंगे। फिर एक अब लगभग 10-15 मिनट के बाद में मेरे नंबर से मुझे वापस पूछे बुला के अच्छा, कि जो झगड़ा हुआ था उसमें तुम कितने लोगों को पहचानते हो और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दो। हम्म, तो मैं जिसको जानता था, जो पहचान के थे, उनका मैंने कॉन्टेक्ट नंबर उनको हम्म, दे दिया सामने से। जो जो मेरे पास में था मैंने कुछ ना नहीं बोला। हम्म, देने के बाद में उन्होंने मेरे नंबर से ही सामने वाले आरोपी को भी कॉल लगाया जो ओके, झगड़े में था। अच्छा, मेरे नंबर से कॉल लगाया और मैंने पूछा उनको, मेरे से ही बात कराए कि तुम ही बात करो कहाँ है। मेरे से पूछे, उसने बताया कि मैं विरार में हूँ करके। बस इतना पूछ के उसने कॉल कट कर दिया। ठीक है। आगे वो पुलिस चौकी में आए कि नहीं आए? हाँ, कभी आए वो? तो कॉल लगाने के बाद में जो देशमुख है, हाँ, हेड कांस्टेबल देशमुख, और ये रवि वानखेड़े, ये 2 लोग मुझे लेके गए साथ में अपनी गाड़ी में। अच्छा, साथ में वो जिनसे बात हुई थी उनके पास? हाँ, शाहरुख के पास। अच्छा, शाहरुख लड़के के का नाम पास। शाहरुख है। ओके, उसके पास में लेके गए। जैसे हम ये विरार फाटा पहुंचे को ना, रेलवे वाला, हाँ, वहां पे पहुंचे तो उसको वापस फोन लगवाया इन्होंने। इसको वापस फोन लगाओ कहाँ है लड़का? मैंने वापस फोन लगाया तो उसने जवाब दिया कि मैं वहां से रिटर्न आ गया हूँ, मैं अभी कनेर फाटे पे हूँ। ओके, विरार फाटा के चौकी जो कनेर फाटे पे है हम्म, वहां पे हूँ मैं, वहां पे आ जाओ। तो वहां पे गया।
वहाँ पे जाने के बाद हम लोग गाड़ी घुमा के आ गए वापस जाके, तो वो लड़का वहाँ पे मिला, ये लोग दोनों उसको लेके आके उसको भी गाड़ी में बिठा लिए, अच्छा, लेकर आगे चौकी में। लेके आ गए चौकी में। ठीक है, तो आपको छोड़े कि नहीं छोड़े? नहीं छोड़े। मैंने बोला कि सर अभी क्या हो, कब छोड़ेंगे? तो बोले शाम को हम छोड़ेंगे तुमको, नोटिस देके छोड़ देंगे। अच्छा, नोटिस तो साइन कराया लेकिन छोड़े नहीं। साइन कराने के बाद में फिर बोलते हैं तो कि नोटिस किसको दिया? आपको दिया या नहीं, अपने नोटिस नहीं दिया। अच्छा, वो नोटिस साइन नहीं। कराए थे लेकिन दिए नहीं। बोले अब ये तुम्हारे जो आयो है वो ही आके तुमको छोड़ेंगे, ये नोटिस नहीं चलेगा करके साहब ने मना किया है। मैं बोले सर आपने तो बोले थे शाम को छोड़ देंगे, लेकिन अब शाम को क्यों क्यों नहीं छोड़ रहे? बोले अब नहीं, अब तुमको कल ही छोड़ेंगे, जो तुम्हारा आया वो छुट्टी पे करके। अच्छा, हाँ। दूसरे दिन फिर महावीर कामले साहब आए। वो आए, आने के बाद उन्होंने ये नोटिस बनाए, ओके। तैयार किए। तैयार करने के बाद उन्होंने मेरा साइन लिए। साइन लेके और फिर बोले कि मैं भी थोड़ा टाइम में छोड़ता हूँ, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करते करते उन्होंने भी वो टाइम पे 2 बार नोटिस साइन कराया। 2 बार नोटिस साइन कराया, हाँ। लेकिन छोड़ा नहीं आपको। कामले साहब ने 2 बार नोटिस साइन कराया, अंगूठा लिया, लेकिन छोड़े नहीं। लगभग उन्होंने मेरे को छोड़े 2 बजे, 1 बज के कुछ 45 मिनट के आसपास टाइम था। अच्छा, वो भी मुझे वार्निंग देते कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ। लेके आए थे मुझे 2 तारीख को 12 बजे, लेकिन 3 तारीख को मुझे 2 बजे छोड़ रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हैं, और डीसीपी साहब का परमिशन नहीं आया है। परमिशन जैसे आएगा हम तुमको नोटिस व्हाट्सएप कर देंगे, या तुम आके ले मैं लेना। सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा। जो नोटिस साइन उन्होंने करा, वो नोटिस पढ़ा आपने? वो नोटिस में क्या लिखा था? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था। क्यों आप पढ़ा? आपने पढ़ा क्यों नहीं? उसमें क्या लिखा? आप साइन कैसे कर दिए? बस मैंने वो टाइम पे उतना ध्यान नहीं दिया है, टेंशन में था करके, इसके लिए अच्छा। मैंने पढ़ा नहीं। तो वो नोटिस उन्होंने नहीं दिए, तो मुझे 2 बजे उन्होंने छोड़ दिए। ठीक है। ये इतना बोल के तो वहां से मैं आ गया। अब आप क्या करने वाले हो? आप क्या अब एक्शन मैंने है आपका? आने के बाद मैंने कंप्लेन किया है। अच्छा। मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स दिल्ली में कंप्लेन किया, और महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स मुंबई में मैंने कंप्लेन डाला, जिसका एक नेक्स्ट हियरिंग डेट गया भी है, अच्छा। और अभी 2 नवंबर में आने वाला है। अच्छा। और कमिश्नर ऑफिस भी मैंने डाला है। हाँ। प्लस मैंने इनको सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी मांगा था, लेकिन इन्होंने मुझे रिकॉर्ड नहीं दिए। नहीं दिए। मुझे लेकिन नोटिस पॉइंट, वो नोटिस जो है मेरे दिमाग में भी चल रहा है, वो जो नोटिस जो आपने साइन करा उसका कुछ आपने बताया नहीं। उस नोटिस में क्या लिखा था? आपको क्या बताया गया? नोटिस में मैं अभी बताऊं आपको, उन्होंने नोटिस के लिए मुझे वापस बुलाए थे 9 तारीख को। अच्छा। 9 तारीख को मैं गया संतोष भवन चौकी पे। हाँ। अब जो वहां पे मुझे नोटिस दिए उन्होंने, अभी 9 तारीख को, 2 तारीख को छोड़ दिए, मेरे को 3 तारीख को छोड़ 3 दिए, तारीख को छोड़ा लेकिन उन्होंने, बुलाए मुझे वापस 9 तारीख 9 को। तारीख। लेकिन जो 9 तारीख को मुझे नोटिस दिए, हाँ। वो नोटिस भी उन्होंने मुझे गलत दिए। अच्छा, नोटिस भी गलत में। मुझे उठाए कितने तारीख को? 2 तारीख को। 3 तारीख को मुझे छोड़े, लेकिन नोटिस दे रहे मुझे वो 1 तारीख का, बैक डेट का। यानी कि उस नोटिस में झोलझाल किया गया। झोलझाल किया गया। डीसीपी से कैसे परमिशन 1 तारीख का मिला तुमको? बैक डेट का कैसे परमिशन मिल सकता है? तुम तो मुझे 2 तारीख को उठाए ना। तो इस प्लस उसमें नोटिस के अंदर तुम्हारा आवक जावक नंबर भी नहीं है। हाँ। सिर्फ ये लोगों ने फर्जी नोटिस बनाया वो, और मुझे वो दे दिए। एक मिनट, मैं फिर से रोक रहा हूँ। ये भी एक पॉइंट है, और कई बार ऐसा होता है पुलिस चौकी के अंदर में कि नोटिस बनाया जाता है, लोगों से साइन करा लिया जाता है, वो नहीं दिया जाता है। अब उस नोटिस में ये लोग क्या साइन लिखते हैं, क्या मामला करते हैं, ये सबसे बड़ा एक आम आदमी के लिए बहुत टेंशन वाला है, क्योंकि वो आदमी घबराहट में, टेंशन में ना वो पढ़ पाता है, वो साइन करके दे देता है। अब वो लोग क्या करते हैं, इस चीज का कैसा उसका दुरुपयोग करता है, और ये जांच का विषय है, और ये जांच होनी चाहिए। जिस तरह से ये चल रहे हैं, हम इनके साथ में हैं। जब जब जो चीज हमारी सपोर्ट लगेगा, हम आपके साथ में। आगे बताइए। उसके बाद में फिर ये लोग ने काफी लोगों को बोले भी, मेरे पहचान के लोग है, और अभी बीच में भी किसको खबर गया, बोले फैजान को बोलो केस वापस लेने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, बोले बैठ जाए करके। अच्छा, डायरेक्ट आपसे बात हुई या किसी नहीं, और? मेरे से बात नहीं हुई है, दूसरे से बात हुई है। बोले जिससे बात हुई है उसके पास कुछ है कि नहीं, आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? कुछ नहीं लिया है। मुझे सामने वाले ने फोन किया था और मुझे बोला। अच्छा। मैं जाके उनको मिला भी। पुलिस वाले ने खुद भी बोले कि क्यों मैटर को बढ़ा रहा है, इसको खत्म कर ले। अच्छा, ये पुलिस वाले से आपकी बातचीत हुई? हाँ। तो मैंने बोला कि मैं इसमें खत्म क्या कर लूं, तुम लोगों ने गलत किया मेरे साथ, तो मैं क्यों पीछे हटूं? मैंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मैं केस वापस लूंगा नहीं। उसके बाद में फिर मैंने जब डाल दिया ह्यूमन राइट्स में, और इधर कमिश्नर ऑफिस, और अभी मैं वापस से हाई कोर्ट में भी फाइल करने वाला हूँ। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तक मामला कहाँ तक पहुंचा है, खाली वो बताइए। अभी तक तो मामला डेट पे चल रहा है। अच्छा। अभी हेयरिंग डेट आया है अपना नवंबर में। अच्छा। हाँ।
यानी कि जब तक ये मामले में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप इस लड़ाई को जारी मैं रखेंगे। जारी रखूंगा, लड़ता रहूंगा। ओके। हमारे साथ में एडवोकेट साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस मामले पे, उनकी क्या नजरिया और क्या विचार, क्या सोच रखते हैं, और इसके बारे में बेहतर से वो बताएंगे तो हम लोगों को और जो व्यूअर्स, जो लोग देख रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा कि केस में क्या चीज और कैसे होने वाला। तो सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा, पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर, इस मामले में आप बेहतर बताइए। देखिए कैसा है कि हमारे भारत का जो संविधान है उसमें जो सबसे ज्यादा तरजीह किसी चीज को दी गई है तो वो है लोगों की हितों की रक्षा को, जी ह्यूमन राइट्स को। जी आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये जीने का जो अधिकार है ये सिर्फ जीने तक ही सीमित नहीं है। ये एक डिग्निफाइड लाइफ, एक इज्जतदार जिंदगी जीने का अधिकार देता है। और यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे पुलिस महकमा इतना निरंकुश हो गया है और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से इतना भ्रष्ट हो गया है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की धज्जियां आए दिन पुलिस स्टेशन में उड़ाई जा रही है। अभी इस मुद्दे में भी देखिए, सबसे पहले जब इनको अरेस्ट किया गया जी तो अरेस्ट की पूरी गाइडलाइंस डीके बसु के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसकी पूरी धज्जियां पेरा पुलिस स्टेशन ने इस मैटर में उड़ाई है। इनको जो अरेस्ट करने गए थे वो लोग ड्रेस में नहीं थे, उनकी नेम और टैलीज उसमें नहीं जिस थी। तरह ये इन्होंने कहा कि उसमें एक पुलिस वाले और एक बगैर पुलिस वाले, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। वो ड्रेस में नहीं थे, उनकी नेम टैलीज नहीं थी, इनके किसी रिश्तेदार को इन्फॉर्म नहीं किया गया, बस इनको उठा के ले आया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से प्रोविजन के तहत एक नॉन पुलिस ऑफिशियल को ये पुलिस की ड्यूटी करवा रहे हैं। इसका ये बहुत ही गंभीर जांच का विषय है। और ये सब कैसे पूरा हो पाएगा, ये जांच कैसे पता चल पाएगी जब सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा पुलिस स्टेशन का। अब हो क्या रहा है कि हमने इस मुद्दे में सीसीटीवी फुटेज मांगा था और हमको जवाब क्या देते हैं कि सिर्फ 12 दिन का अवेलेबल है। ये फिर इन्होंने यहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि हर पुलिस स्टेशन को 12 महीने का सीसीटीवी फुटेज रखना अनिवार्य है। तो ये पुलिस स्टेशन में जो हो रहा है ये देश के कानून की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। अगर आप शरीफ हैं, अगर आप गरीब हैं, तो आप पुलिस स्टेशन से किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद मत कीजिए। आप अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाइए पुलिस स्टेशन में। आप पुलिस का जब भी दिल करेगा आपको कहीं भी उठा के ले जाएंगे और आपकी तरह अमानवीय तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ये बातों में बताना भूल गए कि इनको जो बैठाया गया था तो कहाँ बैठाया गया था। अच्छा हाँ। एक डिग्निफाइड जिंदगी हमारा संविधान हमको गारंटी देता है, इनको ले जाके जमीन में टॉयलेट के दरवाजे के बगल में बैठाया गया। ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। और आने जाने वाला हर आदमी गाली देते हुए आ रहा जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है, पुलिस का व्यवहार कहाँ तक सही है? खाना भी नहीं दिए ना लोग। और 26 घंटा इनको जब पुलिस स्टेशन में बैठाया गया तो इनको खाना तक नहीं दिया गया। और इसका हमने बाद में, ये जब बाहर आए तो हमने इनका मेडिकल कराया और मेडिकल में ये रिपोर्ट आई है कि इनका शुगर लेवल बहुत लो था, बीपी कम था और ये सब कुपोषण के ही आसार होते हैं कि मतलब माल न्यूट्रिशन है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, इस मामले में इनके ऊपर में कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? आप किन के ऊपर कह रहे हैं? पुलिस के ऊपर? जो जिन्होंने पुलिस के ऊपर बहुत सी धाराएं लगेंगी। पुलिस एक्ट का इन्होंने अवमानना किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का अवमानना किया है, यहाँ तक कि भारत के संविधान की आर्टिकल 21 की धज्जियां उड़ाई है। हमने उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन की हुई है। हमने जो आरटीआई में ये मांगा था इनसे फुटेज, उसके खिलाफ हम अपील में गए हैं और हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इसके खिलाफ केस किया हुआ है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमारी तारीख थी और अभी नेक्स्ट तारीख हमारी नवंबर की है, जिसको हम अटेंड करेंगे और इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं है। ये सिर्फ एक फैजान का मुद्दा नहीं है, ये हमारे वसई विरार में क्या मैं कहता हूँ, हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा का, हर नागरिक की इज्जत का
और हर नागरिक की जिंदगी का मुद्दा है और हम इसे ऐसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं है और हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा इस मुद्दे में खटखटाएंगे। ओके। अब एक मुद्दा, एक सवाल है, मुद्दा क्या है, सवाल है कि जिस हिसाब से सरकार का विचार चल रहा है, सरकार की माहौल सरकार ने बनाया है, इसमें क्या लगता है न्याय मिलेगा? जिस तरह से करप्शन इतना तेज है, जो सरकारें हैं करप्शन करने वालों को अपनी पार्टियों में ले रहे हैं, तो ऐसे करप्शन करने वाले, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे जो अपराध कर रहे हैं, ये अपराध ही है। एक तरह से नहीं, पूरी तरह से अपराध ही है। तो ऐसे लोगों से क्या न्याय मिलेगा इस सरकार में? देखिए, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। हमारे बाबा साहब का जो संविधान है वो इतना मजबूत है कि वो हमारे हितों की रक्षा पिछले 70 साल से करता आया है और आगे भी करता रहेगा। हम किसी सरकार की उम्मीद से नहीं बैठे, हम किसी नेता से उम्मीद लगा के नहीं बैठे, हम हमारी न्याय प्रणाली और हमारे संविधान से उम्मीद लगा के बैठे हैं। हमारी लड़ाई कोई पॉलिटिकल नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो सोशल जस्टिस की है और लीगल लड़ाई है। तो हम अपने लीगल तरीके से जाएंगे और लीगल तरीके से हमें 110% न्याय मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब ये आप इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि पूरी तरह से एक अपराध को अंजाम देने का काम किया गया था, जो अपराध हुआ ही नहीं, यानी कि जो झगड़ा हुआ ही नहीं, उस झगड़े का मामला इनके ऊपर में लगाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया, वो कर नहीं पाए और अपने ही जाल में पुलिस फंस चुकी है। यहाँ आपको दिखेगा। और जिस तरह से इन्होंने उस केस को, उस मामले को आगे तक लेकर आए और साथ में एडवोकेट साहब हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कौन कौन सी धारा लगेगी, इस पर आप लोगों को जागरूक होना है कि जब भी आपके साथ में ऐसी घटना होती है तो आपको सबसे पहला कि आपके नाम से नोटिस आया है, नोटिस उनके हाथ में है, पुलिस वाला कौन है उनकी आईडी मांग सकते हैं क्योंकि आपका अधिकार है। और उसके बाद आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये सारी चीजों को प्रक्रिया करते हुए ही आप पुलिस चौकी में जाएं या किसी पुलिस वाले के साथ जाएं। अगर जो जबरदस्ती करते हैं, आप 112 पे कॉल करिए, आजू बाजू के लोगों को बताइए, जिससे कि उस घटना की जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो इस मामले को आगे तक लेके, इस मामले में क्या आगे जानकारी होगी, क्या होगा, उसकी भी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहें और बने रहें और देखते रहे पीएसके न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।